टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपथ का, जब भारत और चीन के बीच करीब 4 साल बाद हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 की स्थिति में वापस जाएंगी और बॉर्डर पर डिसंगेजमेंट किया जाएगा। और अब भारत और चीन के बीच इस समझौते का असर जमीन पर दिखाई पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देवसांग में अब तक 50% डिसंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की ओर से सेनाएं पीछे हटाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि हमें कोई आंखें नहीं दिखा सकता है, भारत ने सख्त संदेश दे दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि चीन के आसपास के इलाके से जिस प्रकार से भारत ने 50% सेना हटा दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वही नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में 278 पर उम्मीदवारों के टिकट तय कर दिए हैं। शेष 10 सीटों पर अगले कुछ दिनों में फैसला कर दिया जाएगा। तो वही 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, जहां परिवार ने पहले फडणवीस की आरती उतारी, महा रोड शो देखने को मिला नागपुर में, और उसके बाद फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी के लोग सिर्फ बात करने में माहिर हैं और उनकी हवा इस बार नहीं चलेगी, जैसा लोकसभा चुनाव में कहा था। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता ने अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर कर सफाई भेजने का इरादा बना लिया है। इसे आगामी चुनाव के महत्व को देखते हुए एक बड़ा बयान समझा जाता है। पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन हैं उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। जो माहौल सपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा चुनाव में बन गया था, अब उस माहौल की हवा निकल गई है। हरियाणा में विजय के साथ भाजपा का विजय रथ फिर आगे बढ़ गया। हमें पूरा विश्वास है कि यह विजय 2027 में 2017 दोहराने के नींव की मजबूत ईंट बने। अच्छा, अखिलेश और इंडी गठबंधन में और दिखा है कांग्रेस में, यहाँ पर भी उनके जिलाध्यक्ष नामांकन करने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य इंडी गठबंधन के दल हो, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता ठान। साल 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने नामांकन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां मिर्जापुर से बीजेपी प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य ने नामांकन दाखिल किया, उसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने फूलपुर सीट से नामांकन दाखिल किया, जहां सपा के मुस्तफा सिद्दीकी से सीधा उनका मुकाबला होगा और बसपा की इस तरफ से जितेंद्र सिंह मैदान में, जबकि कांग्रेस के सुरेश यादव ने भी 2 सेटों में नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने भी नामांकन दाखिल किया। और आपको बता दें कि खैर विधानसभा से चारू केन सपा प्रत्याशी हैं, जबकि मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने भी नामांकन किया। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने
9 प्रत्याशी घोषित किए हैं। भैया आज चेहरा ही नहीं आएगा यार, क्या कर रहे और हो? हम अपने एजेंडे के आधार पर जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे और हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया। मेरी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और आज हम सभी लोगों ने मिलकर के नामांकन किया है और हम सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं और भारी मतों से जीत करके विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का कार्य किया जाएगा। पार्टी ने कल मुझे प्रत्याशी घोषित किया। आज मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आया हूँ और नामांकन किया है और मुझे गाजियाबाद की महान जनता पर, सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के इस चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। सीटें भाजपा गठबंधन भारी अंतर से जीत रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल का प्रस्थान सफाई के लिए हो चुका है और 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, 1 में राष्ट्रीय लोक दल हमारे गठबंधन के साथी के रूप में लड़े। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न भाजपा नेताओं की ओर से चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगा नारा दिया जा रहा था। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के स्लोगन पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा के पास बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अग्निवीर, आरक्षण, संविधान पर कोई जवाब नहीं है तो उनकी लैब में इसी तरह का नारा तैयार होता। बटोगे तो कटोगे नारे पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पता लगाना होगा कि भाजपा की ये लैब कहां है। ये नारा उनकी रिसर्च लैब से आया है और कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबसे अच्छा लगेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं। पीडीए की रणनीति होगी कि बीजेपी के नारों का मुकाबला करे। से बीजेपी की सरकार है और असुरक्षित हो गई है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जुबान फिसल गई जब वो मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शुक्रवार को नामांकन के बाद मंच से बोलते हुए धर्मराज निषाद ने कहा कि 13 को बटन दबाएं और 23 को हाथी निशान जिताएं। हालांकि उन्होंने तुरंत ही अपनी गलती सुधार ली और कहा कि कमल को जिताइएगा। करके और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, कमल निशान जो है करके और 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान, कमल निशान जो है। बहराइच में हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। जी हां, बताया जा रहा है कि आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर ही पहले से केस दर्ज है। जी हां, बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार ने इन दोनों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि ठेकेदार ने आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटे पर धमकी, हत्या के कोशिश के समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर
लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को और इसके साथ साथ शुक्रवार को प्रदूषण में कमी आई है। स्थिति अभी भी चिंताजनक है, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति है। दिल्ली का औसतन AQI 283 दर्ज किया गया, जो कि 340 पहुंच गया था। वहीं कई इलाकों में AQI का स्तर 300 से भी कम आ चुका है। जिन इलाकों में हवा सबसे खराब है, वहां भी आंकड़ा 400 से कम आ चुका है। मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा की स्पीड बढ़ी है और जिससे प्रदूषण में कमी आई है। चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। मौसम विज्ञान ने चक्रवात के अनुसार चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया गुरुवार रात को शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह तक जारी उम्मीद है। तो वहीं आपको बता दें कि दाना के दस्तक देने से पहले विभिन्न स्थानों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों को पहले ही निकाला जा चुका है। इसी बीच धारा 144 लागू कर दी गई है और समुद्र को जोड़ने वाले तटबंधों पर भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है। दाना के प्रभाव से जगत सिंहपुर जिले में 88,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वहीं इस तूफान को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 120 की रफ्तार से तूफान आने की आशंका है, जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उसमें से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। अभी जो फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है एंड वो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, अनदर 1 or 2 आवर्स लगेगा। उसका बाद उसका मूवमेंट रहेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने वाले सबसे मजबूत सुराग मिले हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि एनसीपी राजनेता की हत्या करने वाले 3 संदिग्ध शूटरों ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई से संवाद किया था। आपको बता दें कि उसके खिलाफ 2022 में दर्ज दो एनआईए मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल किया, जो हाल ही में मुंबई में राजनीतिक पार्टी से संबंधित गतिविधियों में है। तो उसकी कथित संलिप्तता के मामले को लेकर संज्ञान में लिया गया था। राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हौसला चाहिए तो छूने का, फासले 1-2 कदम होंगे। हवा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं, इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन। इधर बिखरी उधर बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन। वो टूटन जोड़ने वाली दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं, दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। दिल भी एक बारूद का घर है, इश्क भी एक चिंगारी है। ये वो आग है जिसको छूकर जलने में होशियारी है। छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे, छोड़िए इस बात को कि और क्या क्या करते रहे। पाक रिश्ता हमारा दरमियाँ करते भी हम क्या, पाक रिश्ता था हमारे दरमियाँ करते भी क्या। वो सितम करते रहे और हम दिल बड़ा करते रहे। कब सच्चे आशिकों पे भला रास्ते बंद थे, जो बेवफा थे कहने को वो अक्लमंद थे। कदम दो कदम साथ चलकर तो देखो,
कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो, और ये क्या सिर्फ फानूस में जल रहे हो, चिरागों हवाओं में जलकर तो देखो।